हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएम आईएएस एकेडमी। तो आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा 13 फरवरी 2024 का, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा और टू असम बजट एनालिसिस ऑफ 2024-25। आपको पता है कि कल यानी कि 12 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, असम स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग जी ने असम लेजिस्लेटिव असेंबली में असम के लिए बजट रखा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो आज के न्यूज़पेपर में, असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में, तो मोस्टली असम बजट से ही रिलेटेड तमाम आर्टिकल्स हैं। और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के, तो वो सब हम लोग कल कवर कर लेंगे। बट आज का जो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन रहेगा, दैट विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन असम बजट 2024-25 डिस्कशन। तो चलिए, ये असम बजट 2024-25 का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बजट हो, चाहे यूनियन लेवल पे बजट रखा जाए, चाहे स्टेट लेवल पे बजट रखा जाए, उसके मेनली दो कंपोनेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, इनिशिएटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू वेलफेयर स्कीम्स की क्या क्या नए नए वेलफेयर स्कीम्स लाए जा रहे हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स। ये सब कुछ कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस करती है सरकार। टैक्स से रिलेटेड चेंजेस ला सकती है। और दूसरा, फिर बजट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं कि कितना स्टेट जीडीपी है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, अलग अलग सेक्टर्स में कितना स्पेंड कर रही है सरकार। दीज डेटा आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक्स के आंसर लिख रहे हो मेंस में, तो आपको डेटा से सब्सटेंशिएट करना होता है अपने आंसर्स को। और वो डेटा अगर आपने बजट से या इकोनॉमिक सर्वे से पिक किया है और आप कोट कर पाएँ कि एज पर बजट, रिसेंट बजट, तो इट विल हेल्प यू इन गेटिंग बेटर मार्क्स। तो इस कारण से फैक्ट्स फिगर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों पार्ट को हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो सरकार ने अनाउंस किए हैं, और असम स्टेट या असम इकोनॉमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको भी एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो बजट कल रखा गया साल 2024-25 के लिए, इसके मेजर थीम क्या थे। देखिए, थीम बजट का सरकार अनाउंस करती है इन ऑर्डर टू गिव एन आइडिया कि किन किन एरियाज में सरकार फोकस करने वाली है, किन किन एरियाज में वो बजटरी एलोकेशन करने वाली है। और थीम भी मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभार वो मेंस में आपसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि रिसेंटली जो बजट रखा गया उसके की एरियाज ऑफ फोकस क्या क्या थे, या फिर कभी कभार वो जो की एरिया ऑफ फोकस होते हैं उनमें से किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिया सरकार ने, उस पे भी वो सवाल पूछ लेते हैं। तो थीम आपको अच्छे से समझना है, इससे आपको सरकार की प्रायोरिटीज भी समझ आ जाती हैं कि किन किन एरियाज में सरकार फोकस कर रही है इकोनॉमी के केस में। तो द सिक्स्थ थीम of Assam Budget 2024-25 is sustained growth and creation of jobs, big push for infrastructure, fostering green economy यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, कल्चरल रेनेसा, महिला सबलीकरण मतलब विमेन एम्पावरमेंट। तो दीज आर द सिक्स मेजर एरियाज या थीम ऑफ द बजट वेयर गवर्नमेंट इज फोकसिंग। और जितने भी अनाउंसमेंट्स होंगे आप देखेंगे कि वो आप इन सिक्स थीम्स में से किसी ना किसी एक के साथ रिलेट करके देख सकते हैं। तो इस साल के बजट में अनाउंसमेंट्स में आप ऐसे भी उनको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करना कि दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इज अंडर दिस पर्टिकुलर थीम ऑफ द बजट। मेंस में उससे रिलेटेड भी सवाल आएंगे। बट एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू असम इकोनॉमी, एंड देन वी विल सी द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो देखिए, रुपी कम्स फ्रॉम यानी कि जो रिसीट साइड है असम सरकार का, पैसा जो कमाई का साइड है, वो कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया है एग्जैक्ट नंबर्स में टोटल जो रिसीट होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ असम का इस साल के लिए, बजट एस्टीमेट है। ऑफ कोर्स साल 2024-25 अपकमिंग ईयर है, तो इसके लिए बजट एस्टीमेट दिया गया है, अंदाजा। तो बजट एस्टीमेट है लगभग 1,43,000 करोड़ की कमाई होगी, 1,43,000 करोड़ की रिसीट होगी। उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंपोनेंट है वो है सेंट्रल टैक्सेस का, ये वाला। यहाँ पे हमने इस ग्राफ में हमने दिखाया पाई चार्ट में परसेंटेज फॉर्मेट में, और यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर्स दिखाए हैं। तो 1,43,000 करोड़ में से 40,000 करोड़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से आएंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम एज पार्ट ऑफ द
सेंट्रल डिविजिबल टैक्स पूल, आपको पता है कि as per recommendation of finance commission, the central government taxes have to be shared with the state government. A part of the central government tax receipt is shared with the state government as per a formula given by finance commission. तो वो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट की तरफ आता है उसमें से असम सरकार को 40,000 करोड़ के आसपास मिलेंगे। जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है असम सरकार के रिसीट का, रूपी कम्स फ्रॉम में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। एब्सोल्यूट नंबर में है वो 40,000 करोड़ और परसेंटेज में बात की जाए तो दैट इज समवेयर क्लोज टू 27.85 करोड़। और दूसरे नंबर पे है असम सरकार का खुद का टैक्स रेवेन्यू जो परसेंटेज में है 23.78 बट एब्सोल्यूट नंबर्स में है 34,000 करोड़ के आसपास। तो याद रखिएगा जो रिसीट साइड है उसमें से जो हाईएस्ट कंपोनेंट है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू और दैट इज सेंट्रल टैक्सेस का शेयर विथ स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज द हाईएस्ट कंपोनेंट। याद रखिएगा पीटी पर्सपेक्टिव से ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर टैक्सेस के फॉर्म में कमाई देखी जाए असम सरकार की तो सबसे ज्यादा हो रहा है 34,000 करोड़ प्लस 40,000 करोड़, लगभग 74,000 करोड़ जो है वो टैक्स के फॉर्मेट में कमाई है, टैक्स रेवेन्यू, दैट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट। इसी 40,000 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को आ रहा है और 34,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट का खुद का टैक्स। तो आउट ऑफ 1,43,000 करोड़ 74,000 करोड़ इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू। उसमें भी कौन सा टैक्स जो है उसका कंपोनेंट सबसे ज्यादा है वो भी देखिए, इट्स जीएसटी। जीएसटी का शेयर सबसे ज्यादा है इन ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया गया है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ से कमाई होने वाली है स्टेट गवर्नमेंट को, उसमें से सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट को कमाई होगी वो है कमिश्नरेट ऑफ टैक्सेस। ऑफ कोर्स टैक्सेस से सबसे ज़्यादा कमाई होने वाली। तो आई जस्ट होप कि अभी तक बात आपको समझ आ रही है। असम सरकार को बजट एस्टीमेट में उन्होंने बताया है कि उनको उम्मीद है 1,43,000 करोड़ वो कमाएंगे इन द फिस्कल ईयर 2024-25। उसमें से सबसे बड़ा जो शेयर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स के फॉर्म में जो उनके साथ शेयर होगा वो, और दूसरा शेयर होगा उनका खुद का टैक्स कंपोनेंट स्टेट टैक्स रेवेन्यू, फर्स्ट एंड सेकंड याद रखिएगा। अब जो पैसे जो खर्च होंगे वो लगभग 1,43,891 करोड़ उनका बजट एस्टीमेट है फॉर द अपकमिंग ईयर 24-25। उसमें सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च होंगे दैट विल बी अंडर सोशल सर्विसेज, अलग अलग जो वेलफेयर स्कीम चलाएंगी सरकार और अरुणोदय स्कीम एंड ऑल, उसके अंतर्गत पैसे खर्च होंगे। तो जनरल सा प्रश्न ऐसा कुछ आ सकता है आज पर असम बजट 2024, विच आर द फॉलोइंग सेगमेंट इज प्रोजेक्टेड टू बी हाईएस्ट सोर्स ऑफ रिसीट, या विच आर द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड टू बी द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर या कॉज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के सवाल होंगे, अटेम्प्ट कीजिए इनको। वैसे तो अभी तो सरल लग रहा है लेकिन एग्जाम में कठिन लग सकता है अगर आपको डेटा याद ना हो तो। अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब देखिए जो स्टेट लेवल पे बजट रखा जाता है वो यूनियन लेवल की तुलना में थोड़ा सा अलग रहता है। यूनियन लेवल में जब हम लोग बजट पढ़ते हैं तो वहां पे सिर्फ कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, रेवेन्यू साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड, कमाई और खर्चे, राइट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट असम की जब स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट रखती है तो तीन तरह के फंड्स के बारे में एक साथ डेटा देती है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ असम, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स वो स्मॉल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड का जो पैसा जमा होता है दैट परटेन्स टू पब्लिक अकाउंट, मोस्टली नॉन डेट लाइबिलिटीज, वो सब पब्लिक अकाउंट का हिस्सा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी पब्लिक अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पे भी होता है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ असम। कंटिजेंसी फंड एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फंड बनाया गया है जिसका इसके अंदर पैसे डाले जाते हैं इन ऑर्डर टू मीट सम कंटिजेंट सिचुएशन। पहले इसमें 200 करोड़ हुआ करते थे शायद से स्टेट लेवल पे, अब उसको 2,000 करोड़ कर दिया गया है। जो मेन बजट का कंपोनेंट होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड, कि स्टेट की कितनी कमाई होगी स्टेट गवर्नमेंट की और कितने खर्चे होंगे अलग अलग कंपोनेंट पे। और तीनों को अगर मिला के देखा जाता है तो फिर बजट का कुछ इस तरीके का फिगर सामने आएगा। इसी ओवरऑल जो रिसीट होगी वो लगभग 2,90,000 करोड़ की होगी और ओवरऑल जो खर्च होगा वो लगभग 2,88,000 करोड़ का होगा। तीनों
हेड को मिला लिया जाए तो, तीनों फंड को मिला लिया जाए तो कंसोलिडेटेड फंड में रिसीट होगा 1,43,000 करोड़ का। हमने देखा, ये जो देखा आपने 1,43,000 करोड़ का, ये कंसोलिडेटेड फंड पे रिसीट साइड की बात हो रही थी। तो कंसोलिडेटेड फंड में रिसीट होगा लगभग 1,43,000 करोड़ का। उसमें से रेवेन्यू अकाउंट में रिसीट होगा 1,11,000 का, और कैपिटल अकाउंट में रिसीट होगा लगभग 31,000 करोड़ का। ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोटा मोटा आपको याद रखना है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड पे तो हमारा जो रिसीट है उससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। 1,43,605 हमारा रिसीट है, दोनों रेवेन्यू और कैपिटल मिला करके 1,43,891 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों में ही हम लोग डेफिसिट में हैं। ओवरऑल भी हम लोग कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो हम लोग डेफिसिट बजट में लगभग 200-250 करोड़ का डेफिसिट है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स में थोड़ा सरप्लस है, रिसीट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, और कंटिजेंसी फंड में तो 2-2 हज़ार करोड़ ही रहता है। 2,000 करोड़ में रिसीट मिलता है, मिला करके हमें जा करके सीधा सीधा उसको डाल देना होता है कंटिजेंसी फंड में, तो इसमें तो कोई डिस्क्रिपेंसी होती नहीं इन जनरल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिसीट है 2,90,000 की, और एक्सपेंडिचर एस्टीमेट है ये साल 2024-25 के लिए, एक्सपेंडिचर है 2,88,000 करोड़। तो बजट में सरप्लस है लगभग 1,594 करोड़ का, 1,594 करोड़ का सरप्लस है। बट ओपनिंग अकाउंट, इस तरह की ये सब चीज़ें, ओपनिंग अकाउंट वगैरह यूनियन बजट में नहीं होता है, स्टेट बजट में ये सब होता है। ओपनिंग अकाउंट मतलब पिछले साल का जो ओवरऑल हमारा हिसाब किताब था, उसमें हमारा डेफिसिट था अभी तक 2,369 करोड़ का। तो इस साल सरप्लस है 1,594 करोड़ का। तो इस साल का क्लोजिंग अकाउंट हो गया 774 करोड़ का डेफिसिट। ध्यान से समझिए, इस साल हमारा 1,500 करोड़ का लगभग सरप्लस, लेकिन पिछले साल का डेफिसिट था 2,300 करोड़ का। तो इस साल का क्लोजिंग जो अकाउंट होगा दैट विल बी डेफिसिट ऑफ 774 करोड़। अब ये जो 774 करोड़ का डेफिसिट है वो अगले साल के बजट के लिए, साल 2025-26 के बजट के लिए हो जाएगा ओपनिंग अकाउंट। तो ऐसे होती है स्टेट गवर्नमेंट की बजटिंग। इसमें थोड़ा सा अंतर है यूनियन लेवल के तुलना में। स्टेट गवर्नमेंट की बजटिंग में तीनों फंड का डेटा दिया जाता है, यूनियन लेवल पे सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड का दिया जाता है। और दूसरा, यूनियन लेवल पे आप कभी नहीं देखेंगे ओपनिंग अकाउंट, क्लोजिंग अकाउंट, बट स्टेट लेवल के बजट में आप ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर सिर्फ साल 2024-25 का देखा जाए तो वी आर हैविंग अ सरप्लस बजट, बट पहले से जो डेफिसिट चल रहा है इस कारण से ओवरऑल वी विल हैव बजट डेफिसिट, क्लोजिंग अकाउंट विल बी इन डेफिसिट। अगर रिसीट की बात की जाए, कमाई की बात की जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ असम के, तो वी आर हैविंग 1,43,000 की कमाई, और खर्चे जो होंगे 1,43,891 खर्चे होंगे। अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो रेवेन्यू साइड है दैट इज एक्सट्रीमली हाई। स्टेट लेवल पे ऐसा जनरली होता है, द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द मेजर कंपोनेंट। इस पे भी प्रश्न बना के पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस दे देगा कि स्टेट बजट में रेवेन्यू रिसीट इज हाइयर देन कैपिटल रिसीट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज हाइयर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को जोड़ देंगे, देन यू सी दिस इज द टोटल receipt, revenue plus capital receipt, and this is total revenue plus capital expenditure. एक्सपेंडिचर की अगर बात की जाए तो ओवरऑल हमारा खर्च है 1,43,891 करोड़। उसमें से जनरल एरियाज में खर्च होगा 1,35,000 करोड़ के आसपास। जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं असम के, उनके ऊपर खर्च होगा लगभग 8,000 करोड़। द डेटा इफ यू मग अप विल हेल्प यू इन राइटिंग गुड आंसर्स। आगे जो डेटा हम लोग देखने जा रहे हैं दे आर इवन मोर इम्पॉर्टेंट। देखिए, वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर सरकार ने काफ़ी सारा खर्च बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में। साल 2015-16 में वेलफेयर स्कीम्स के लिए खर्च किया गया था लगभग 41,000 करोड़। साल 2022-23 में 204% बढ़ा करके सरकार ने खर्च को ले आए हैं 1,27,000 करोड़ पे। तो वेलफेयर स्कीम्स पे इतना सारा खर्च किया गया है, गरीबों के लिए पॉवर्टी एलिविएशन पे इतना सारा खर्च किया गया है, उसका सीधा सीधा फायदा देखने को मिल रहा है
कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स असम का आप देखिए शार्प तरीके से गिरा है। दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, उसके हिसाब से असम के अंदर साल 2013-14 में 36.97% पीपल वेयर मल्टी डायमेंशनली पुअर, और साल 2022-23 में ओनली 14.47% पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, एंड दिस इज मोस्टली बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर on the welfare side for the people of Assam. So these two data are important. बात की जाए ओवरऑल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन की, तो हमारे स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन द करेंट ईयर 2023-24 में बढ़ करके आ गया है लगभग 5,70,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल पिछले कुछ सालों में काफी फास्ट पेस से ग्रो कर रहा है। इसी साल 2015-16 में हमारा स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन था 2,27,000 करोड़। तो 8 सालों में 150% इंक्रीज हुआ है हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा टू बी केप्टन इन माइंड। तो जब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है 150 गुना या 150%, 150 गुना नहीं 150%, यानी कि 1.5 गुना बढ़ा है, 2,27,000 से बढ़कर के हो गया है 5,70,000। तो नेचुरली पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो पर कैपिटा इनकम हैज आल्सो इंक्रीज्ड प्रोपोर्शनेटली, एग्जैक्टली तो नहीं बढ़ा है क्योंकि कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी ना। तो पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 123%। पर कैपिटा इनकम in absolute number has gone from 60,000 rupees per annum to 1,35,000 rupees. So again mock up this data. This will help you in writing mains answers. आसाम का अगर परसेंटेज ग्रोथ रेट की बात की जाए तो परसेंटेज ग्रोथ रेट हैज बीन हाइयर देन नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट। किस किस तरह के स्कीम्स पे खर्च करेगी असम सरकार? तो इस्टेब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब खर्च किया जाएगा, और अगर सेक्टर बाय सेक्टर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे सबसे बड़ा कंपोनेंट होगा एक्सपेंडिचर का। अगर एचडीजी की बात की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर के क्या क्या खर्च करेगी सरकार, इस पर सीधा सीधा मेंस में प्रश्न आया था। इस बार एपीएससी का जो मेंस हुआ था उसमें एचडीजी में अलग अलग गोल्स में कितना सरकार खर्च कर रही है उसमें प्रश्न आया था मेंस में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर जो सरकार खर्च करेगी उसमें सबसे बड़ा हेड होगा ऑन एचडीजी नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग पे सरकार सबसे ज्यादा रुपए खर्च करेगी आज पर द बजट एस्टीमेट 2024-25। अगेन प्रीलिम्स में इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज अटेम्प्ट इट एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कि अगर खर्चों की बात की जाए कि किस डिपार्टमेंट का कितना डिमांड है, तो ऑफकोर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट को तमाम वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करने होते। सो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा बजटरी एलोकेशन जिसको मिलेगा? आंसर वुड बी फाइनेंस। अब अगर बात की जाए बजट की, तो एक जो पेक्यूलियर बात है वो है कि जेंडर बजट की बात की जाए, यानी कि विमेन रिलेटेड स्कीम्स की बात की जाए, तो पैसे का एलोकेशन थोड़ा घटा है, 19,000 करोड़ से घटा है 16,000 करोड़ पे। चाइल्ड बजट भी थोड़ा सा घटा है, और दिव्यांग रिलेटेड बजट भी थोड़ा सा घटा है। तो दीज आर 3 एरिया जहां पे सरकार ने साल 2024-25 में बजट एस्टीमेट में एक्सपेंडिचर को थोड़ा घटाया है। तो ये सब बात हो गई विथ रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। आई टोल्ड यू ना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आर इंपॉर्टेंट, तो वी टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। वी सॉ कि फिजिकल डेफिसिट तो है ही, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेटेड फंड। रेवेन्यू डेफिसिट भी है, एंड देन वी आल्सो सॉ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो ये सब कुछ फिगर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड, एंड यू विल सी कि ऑल द इनिशिएटिव्स विल बी इन लाइन विद दीज 6 थीम्स ओनली। तो इनिशिएटिव्स देखते हैं कि करके क्या क्या अनाउंस किए हैं असम सरकार ने। तो 10% रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट इन असम पुलिस फॉर एलिजिबल अग्निवीर्स, लोकल कैंडिडेट्स के लिए, जो अग्निवीर्स जो आर्मी में 4 साल का सर्विस दे के आएंगे उनको असम पुलिस में रिजर्वेशन मिलेगा। 5% वेटेज इन टोटल मार्क्स टू कैंडिडेट्स फ्रॉम फैमिलीज हु डू नॉट हैव सिंगल एम्प्लॉय फ्रॉम
द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 पोस्ट। तो अगर किसी परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, या तो सीधा सीधा सरकार में या किसी भी पीएसयू में जॉब नहीं कर रहा है, तो उस परिवार के बच्चों को 5% का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के एग्जाम में। मिशन वसुंधरा 3.0 लाया जाएगा। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट विल बी रिलैक्स्ड विथ रेस्पेक्ट टू टी ट्राइब एंड सम इंडिजिनस कम्युनिटीज। 10 लाख ग्रांट दिया जाएगा टू फुल फ्लेजेड एसएमई सिनेमास। तो कल्चर को प्रमोट करने पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस ऑफ एसएमई सिनेमास मोबाइल थिएटर्स वुड बी ब्रॉट अंडर अटल पेंशन योजना, और उनका 50% जो प्रीमियम है वो सरकार खुद बढ़ेगी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 लाख आज से ईयर और कैपिटल ग्रांट या सॉफ्ट लोन ऑन न्यू सिनेमा हॉल स्पेशली फॉर एसएमई सिनेमा। सेपरेट लीजेंड नाइट फॉर पेइंग ट्रिब्यूट टू भूपेन हजारिका जी, जयंत हजारिका एंड विष्णु प्रसाद राभा। शहीद कनकलता बरुआ होम टू बी कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम। 25 crore to be provided towards milk subsidy as a direct support to the farmers. Global Investors Summit to be held in the month of November 2024, ताकि आसाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। एक मुख्यमंत्री संग्रहालय बनाया जाएगा, म्यूजियम, जहाँ पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स के कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। न्यू स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब एस्टैब्लिश्ड एट असम इंजीनियरिंग कॉलेज एंड जोरहट इंजीनियरिंग कॉलेज, ताकि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके हमारे स्टेट में। हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर टू बी सेटअप एट द रेजिडेंस ऑफ पद्मश्री हेमप्रभा चूटिया इन मोरान। तो 50 न्यू बॉर्डर आउटपोस्ट्स एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस विल बी क्रिएटेड। असम नॉलेज नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, याद रखिए पीटी पर्सपेक्टिव से। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू हैव 100 जीबीपीएस बैकबोन, तो मतलब बेसिक उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा कि 100 जीबीपीएस की स्पीड आए विथ अ मिनिमम 1 जीबी टू 100 एमबीपीएस एश्योर्ड बैंडविड्थ फॉर ईच यूजर। एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर एट डिब्रूगढ़ एंड सिंचर मेडिकल कॉलेजेस। और भी कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप लिख रहे हो मान लीजिए कभी मेंस में, तो कुछ चीजें ऐसे सब्सटेंशिएट करने के लिए फैंसी बाजार होलसेल मार्केट वुड बी शिफ्टेड आउट टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ गुवाहाटी। सोलर प्रोडक्शन को, सोलर पावर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया असम सरकार ने। अब से ऑल न्यू बिल्डिंग्स, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक बिल्डिंग हो, विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस असम। जो भी प्राइवेट या पब्लिक बिल्डिंग्स असम के अंदर अब बनाए जाएंगे, उन पे मैंडेटरी तरीके से रूफ टॉप सोलर फैसिलिटी होना होगा। इसके अलावा 10 मॉडल क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस विल बी सेटअप। ऐसे विलेजेस जिनमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाएंगे, ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशनल मेथड्स इस्तेमाल किए जाएंगे इन ऑर्डर टू कॉम्बैट विद क्लाइमेट चेंज। जैसे कि उनका जो रूफिंग सिस्टम है ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाएगा ताकि बिना एसी के भी ज़्यादा गर्मी ना लगे। एग्रीकल्चर में ऐसे क्रॉप्स उगाए जाएंगे जो कम पानी के साथ भी उगाए जा सके। सो 10 मॉडल क्लाइमेट रिजिलियंट विलेजेस विल बी डेवलप्ड। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा रूरल एरियाज में in order to communicate with the people of rural areas and understand their requirements under village and community outreach program. 100 crores will be allotted for development of सुकाफा समन्वय क्षेत्र। और कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपको मैंने बताया था ना, 6 थीम में से एक थीम है कल्चरल रेनेसा। तो देखिए कल्चर के लिए कितनी सारी इनिशिएटिव्स हैं आर्टिस्ट लोगों के लिए एंड ऑल। तो भावना कमिटीज जो थिएटर्स होते हैं, तो भावना कमिटीज टू रिसीव वन टाइम ग्रांट ऑफ 25,000 ईच। और उसमें भी वो भावना कमिटी जो राम विजय अंकिया नाट परफॉर्म करेंगे उसको 5,000 रुपये एडिशनल मिलेंगे। ये तो बात हो गई जनरल अनाउंसमेंट्स की। देखिए आपको एक बात और पता होगी, नहीं तो अगर आप अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि हर साल असम सरकार जब भी बजट रखती है तो उस बजट में दे अनाउंस 18 फ्लैगशिप स्कीम्स, 18 महत्वपूर्ण स्कीम्स आप कह सकते हैं असम सरकार के लिए।
उन 18 महत्वपूर्ण स्कीम्स को कहा जाता है अष्टदश मुखतर उन्नयन माला। 18 जो स्कीम्स हर साल जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स असम सरकार अनाउंस करती है, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम 18 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता। तो ऐसे भगवत गीता में 18 चैप्टर्स है, वैसे ही 18 महत्वपूर्ण स्कीम्स असम सरकार हर साल अपने बजट में अनाउंस करती है। इनमें से कुछ स्कीम्स नए होते हैं जो इसी साल से असम सरकार लेकर के आएगी, कुछ स्कीम्स पुराने होते हैं, पहले से चल रहे हैं, जिसको थोड़ा सा रीफ्रेम करके या रीडेवलप करके असम सरकार वापस से अगले साल के लिए भी लॉन्च करेगी, यानी कि कंटिन्यू करेगी। तो इस तरीके से 18 सबसे जो महत्वपूर्ण स्कीम होंगे असम सरकार के, उनको रखा जाता है अंडर दिस अष्टदश मुखतर उन्नयन माला। कुछ नए अनाउंसमेंट्स होते हैं और कुछ पुराने ही होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत रीफ्रेज करके या रीडेवलप करके कंटिन्यू किया जाता है। तो इस साल के 18 फ्लैगशिप स्कीम्स के ये नाम हैं, एक एक करके इनको देखेंगे। मुख्यमंत्री निजुत मोइना, ये नया स्कीम है। इसमें 10 लाख गर्ल्स विल बी सपोर्टेड विद फाइनेंशियल ग्रांट टू परस्यू हायर एजुकेशन। 10 लाख यंग गर्ल स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो हायर एजुकेशन परस्यू करे। उसके लिए उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, क्लास 11th में अगर कोई गर्ल स्टूडेंट ज्वाइन करती है तो उसको 10,000 रुपये मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा, एडमिशन इंसेंटिव। ग्रेजुएशन करने के लिए जाती है तो 12,500, जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाती है तो 15,000 रुपीज दिए जाएंगे अंडर दिस मुख्यमंत्री निजुत मोइना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, तो आपको मैंने बताया था ना, 6 थीम में से एक थीम क्या है, महिला सबलीकरण। उसके अंतर्गत ये तमाम इनिशिएटिव्स आ जाएंगे। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया जा रहा है। तो हमारे स्टेट असम के अंदर टोटल जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं रूरल एरियाज में, उनकी संख्या है लगभग 39 लैक्स। इन 39 लैक्स विमेन को 10,000 रुपए का फंड दिया जाएगा ताकि वो अपना कुछ एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा 10,000 रुपए, प्लस उनको अगर चाहिए तो 25,000 रुपए का एडिशनल बैंक लोन भी दिलवाया जा सकता है। और अगर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उनको कैपिटल सब्सिडी 12,500 रुपए का दे सकती है सरकार। तो सारे के सारे जो विमेन हैं, 39 लाख विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, उनको 10,000 रुपए तो मिलेंगे, प्लस 25,000 रुपए का लोन मिल सकता है। और अगर वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो उस बिजनेस में जितना भी पैसा लग रहा है उसमें से 12,500 रुपए सरकार अपने तरफ से दे सकती है कैपिटल सब्सिडी, यानी कि एक विमेन को 47,500 रुपीज तक ओवरऑल मिल सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। 10,000 रुपए तो ग्रांट मिल जाएंगे, सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी 12,500 रुपए, और 25,000 का लोन। तो जैसे भारत सरकार लेकर के आई है लखपति दीदी स्कीम, हमारे स्टेट असम में ये लखपति बायदो स्कीम है, जिसमें विमेन विल बी इनकरेज्ड टू इंक्रीज देयर ओवरऑल इनकम। तो रूरल एरियाज में 39 लाख विमेन को इस तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाएंगे। सिमिलरली अर्बन एरिया में भी दिस स्कीम विल वर्क इन अर्बन एरिया ऑल्सो एंड विल बी नोन एज मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान नगोरिया। Here in urban area, approximately 2.5 lakh self-help group women will be encouraged to take up their own entrepreneurship. फिर एक इनिशिएटिव है असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। ये स्कीम पहले से चला आ रहा है, साल 2021 से चला आ रहा है। देखिए, पैंडेमिक के वक्त क्या हुआ था कि कई सारे गरीब परिवार के लोग जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हुए थे वो लोन लौटा नहीं पा रहे थे। फिर ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन गरीब परिवार के लोगों को हरास कर रहे थे, ऐसी खबरें सामने आ रही थी, खासकर वीमेन मेंबर्स को हरास कर रहे थे। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए साल 2021 में हमारी सरकार लेकर के आई थी असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। इस साल 2021 में था, 22, 23, 24, 3-4 साल से कंटिन्यू हो रहा है। तो ये 18 में से ये वो स्कीम है जो पहले से चला आ रहा है, इट्स नॉट ए न्यू स्कीम, राइट। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जितने भी हाउस होल्ड जिन्होंने लोन ले रखा था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया।
पहली कैटेगरी वो जो हाउस होल्ड्स अपना लोन टाइमली चुका रहे हैं, दे आर कैटेगरी 1। उस हाउस होल्ड को 25,000 रुपए का एडिशनल मॉनेटरी इंसेंटिव दिया गया कि ठीक है, आप लोन टाइमली चुका रहे हैं, आप एक्स्ट्रा 25,000 रुपए ले लीजिए। दूसरे वो हाउस होल्ड्स जो डिले कर रहे हैं अपने लोन में, जिनका लोन ईएमआई पेमेंट डिले हो गया है 1 to 89 डेज, यानी कि उनका लोन में डिले हुआ है लेकिन अभी भी उनका लोन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं बना है, क्योंकि लोन एनपीए बनने के लिए जो डिले होने चाहिए ईएमआई का वो 90 डेज से ज़्यादा का होना चाहिए। तो सेकंड कैटेगरी में वो हैं जो डिले हैं बट डिले इज 1 to 89 डेज। ऐसे हाउस होल्ड्स को 25,000 रुपए का असिस्टेंस दिया गया और उनका जो एक्स्ट्रा ओवर ड्यूज अमाउंट था, जो लोन था उनके ऊपर जो नहीं पे कर पा रहे थे, उसको माफ कर दिया गया, क्लियरिंग ऑफ द ओवर ड्यूज। जो तीसरी कैटेगरी है वो उस कैटेगरी के लोग हैं जिनका लोन अमाउंट एनपीए बन चुका है, यानी कि डिले जो है 90 दिनों से ज्यादा हो चुका है। अभी पिछले 3 साल के बजट में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए सरकार ने फंड अलॉट किए। अभी इस साल करेंट बजट में अंडर दिस असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम, नाउ गवर्नमेंट विल टेक इनिशिएटिव्स फॉर द कैटेगरी 3 बेनिफिशियरीज। इनके लिए इसमें लगभग 12 लाख बोरोवर्स हैं और उनके लिए सरकार अब अप्रोप्रिएट मेजर्स लेगी। तो अभी ऐसे लोग जिनका लोन एनपीए बन चुका है, दे विल हैव टू सबमिट रिटन एप्लीकेशन कि उनका लोन एनपीए बन चुका है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग बैक द लोन, एंड आफ्टर फॉर्मल वेरिफिकेशन द गवर्नमेंट विल पे ऑफ देयर लोन एंड क्लोज द अकाउंट। फिर है चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान। ये यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, यूथ के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इसके अंतर्गत कैसा है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। यूथ विथ टेक्निकल डिग्रीज, तो ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके पास इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीडीएस इन सब की डिग्री है, उनको 5 लाख रुपए तक का फंड दिया जाएगा ताकि वो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। दूसरा, यूथ विद जनरल डिग्री या बिलो ग्रेजुएशन की डिग्री, जैसे अनएम्प्लॉयड पोस्ट ग्रेजुएट या जनरल ग्रेजुएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक पास आउट, उनको 2 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सके अंडर दिस चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान। फिर अरुणोदय स्कीम, ये तो पहले से चला आ रहा है। अरुणोदय 1 में मुझे लगता है 750 रुपए दिए जाते थे मॉनेटरी बेनिफिट टू द पुअर फैमिली, फिर उसको बढ़ा करके 1000 किया गया, अब उसको 1250 कर दिया गया, दैट यू नो। अब मौजूदा बजट में सरकार ने अनाउंस किया कि अरुणोदय का स्कोप बढ़ाया जाएगा। नाउ इट विल ऑल्सो कवर families that will have transgender, Divyangjan, in addition to women. Plus, it will also include households with individuals who have dwarfism or who suffers from conditions like cerebral palsy. तो इट विल इंक्लूड नाउ 2.5 लाख एडिशनल बेनिफिशियरीज। तो ओवरऑल अरुणोदय का स्कोप बढ़ाया जा रहा है, इस तरह के जो परिवार होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। और ओवरऑल अब अरुणोदय की स्कीम के अंतर्गत लगभग 30 लाख हाउस होल्ड्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट विल अटेम्प्ट टू प्रोवाइड अरुणोदय पोरियल सैचुरेशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनिशियली ऑन पायलट बेसिस। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत अरुणोदय बेनिफिशियरीज को एडिशनल फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो भारत सरकार की इनिशिएटिव है लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसमें भी अरुणोदय के जो बेनिफिशियरीज उनको इंक्लूड किया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस के लिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए सुरक्षा बीमा योजना, अरुणोदय बेनिफिशियरीज को ये दोनों भारत सरकार के जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर 18 में से एक इनिशिएटिव असम सरकार का है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 1 लाख यूथ। असम सरकार ने कहा है कि वो लगभग ऐसा करने के और ये टारगेट को अचीव कर चुके हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा यूथ को वो लोग गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत फिर उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में वो 5% वेटेज एक्स्ट्रा देंगे टू द फैमिलीज और द यूथ ऑफ दोज फैमिलीज जहाँ पे कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है। फिर एक अष्टदश इनिशिएटिव्स में से एक है सेलिब्रेटिंग द अमृतकाल, यानी कि जो मौजूदा टाइम चल रहा है
आज़ादी के 75वें साल से लेकर के 100 साल पूरे होने तक ये काल होगा अमृत काल। उस अमृत काल को गोल्डन पीरियड बनाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, उनको कहा गया है असरिंग इन अमृत काल इन असम। तो ये भारत सरकार का आप कह सकते हैं ब्रेन चाइल्ड है अमृत काल इनिशिएटिव। उसके अंतर्गत असम सरकार के अंदर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं। माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना, तो कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। जीएमसीएच का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बिल्ड किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ असम स्टेट जू। तो हाल फिलहाल में जो हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गुवाहाटी आए थे तो उन्होंने यही सारे इनिशिएटिव्स को इनॉग्रेट किया है। काजीरंगा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम एंड ऑल। एंड देन असम माला 2.0, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स विल बी डेवलप अंडर दिस असम बजट। उसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। टुवर्ड्स फ्री फ्लड असम, तो असम को फ्लड से फ्री करने के लिए, क्योंकि फ्लड इज वन मेजर प्रॉब्लम दैट रिकरिंग प्रॉब्लम दैट वी फेस एवरी ईयर इन असम ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। तो फ्लड से बचने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, इंटीग्रेटिंग वेटलैंड्स विथ ब्रह्मपुत्र फॉर फ्लड वाटर डाइवर्जन। तो अलग अलग जो वेटलैंड्स हैं जैसे दीपोर बिल जैसे और भी तो कई सारे छोटे मोटे वेटलैंड्स हैं, दे आर नोन एज किडनीज ऑफ टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम। वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बशर्ते उनके साथ अगर हम ब्रह्मपुत्र प्लेन को या ब्रह्मपुत्र जो वैली है इसको हम लोग कनेक्ट कर पाए टू द डिफरेंट वाटर बॉडीज wetlands. So these wetlands can absorb excessive water during the monsoon time and it can prevent from the catastrophe that is faced due to flood. तो इसके लिए क्या किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सर्वे करेगा। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो सैटेलाइट बेस्ड सेटअप है और ये सैटेलाइट की मदद से स्टडी करेगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के 271 वेटलैंड्स को और उनको डेवलप करने की कोशिश करेगा, सो दैट इन वेटलैंड्स को एक स्पॉन्ज की तरह डेवलप किया जा सके इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लड इन असम। देन ग्रीनर असम, ग्रीनर असम के लिए असम सरकार ऑलरेडी इनिशिएटिव्स ले चुकी है। असम वृक्ष आंदोलन, 3 करोड़ सैपलिंग प्लांटेशन डन अंडर असम वृक्ष आंदोलन। अभी तक पूरा हुआ नहीं है 3 करोड़ का टारगेट, लगभग 1.25 करोड़ हुआ है। 3 करोड़ सैपलिंग प्लांटेशन हैज टू बी डन ओवरऑल अंडर असम वृक्ष आंदोलन under the initiative Green Assam. Then introduction of green buses in Guwahati, 2% reduction in motor vehicle tax on registration of electric vehicles. All such initiatives are under Green Assam and which is one of the 18 flagship schemes. Mandatory rooftop solar panels in all new private and public buildings, ये मैं already बता चुका हूँ। That is also part और initiative under Greener Assam। और हम लोग थीम ऑलरेडी देख चुके हैं ग्रीन इनिशिएटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आएंगी। टी कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, केयरिंग अबाउट टी कम्युनिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ असम विल डू पेमेंट टुवर्ड्स एरियर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज ऑफ टी गार्डन फैमिलीज। तो टी गार्डन फैमिलीज का जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज है वो माफ़ कर देंगी सरकार, उसके लिए खुद वो पेमेंट करेंगे एरियर। एंड मिशन वसुंधरा 3.0 लाई ही असम सरकार, जिसके अंतर्गत डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर टी ट्राइब कम्युनिटी हैज बीन एग्जेम्प्टेड। एंड देन क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इज वन ऑफ द 6 थीम्स कल्चरल रेनेसा। तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, तो हेरिटेज बेल्ट्स डेवलप किए जाएंगे अराउंड इंपॉर्टेंट कल्चरल एरियाज। तो बोरपेटा, मजूली, नारायणपुर, इन सब के आसपास में हेरिटेज बेल्ट डेवलप किया जाएगा टू शो केस द इम्पॉर्टेंट कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द रीजन। लीजेंड नाइट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, विष्णु प्रसाद राभा, भूपेन हजारिका, जयंत हजारिका जी के याद में। 10 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस टू असमीज सिनेमा, ग्रांट ऑफ 25 करोड़ टू 50 न्यू सिनेमा हॉल्स, 100 करोड़ विल बी स्पेंट इन नेक्स्ट 3 years फॉर सुकाफा सामान्य क्षेत्र, ₹5 करोड़ फॉर शहीद कनकलता बरुआ म्यूजियम, ₹25,000 फॉर ईच भावना कमिटी। वी हैव ऑलरेडी सीन। इंपॉर्टेंट फ्रॉम पीटी परस्पेक्टिव, जो कार्बी एंगलोंग का तरलांगसो फेस्टिवल होता है, इट विल बी नाउ डेवलप्ड इन लाइन्स ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। एक नया इनिशिएटिव
18 में से एक इनिशिएटिव ये भी है, पुण्य तीर्थ योजना। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ असम विल फैसिलिटेट 25,000 डिवोटीज टू राम मंदिर इन अयोध्या। इसके अंतर्गत 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स, टी गार्डन स्कूल, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ 5,000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स विद आउटले ऑफ दिस मच। इन सब फंड कितना खर्च होगा वो याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। बूस्ट टू स्पोर्ट्स, तो खेल महारन लास्ट ईयर ही 18 में से एक स्कीम था खेल महारन, उसको इस साल भी कंटिन्यू किया जाएगा। और खेल महारन को बूस्ट करने के लिए नाउ वन यूथ क्लब विल बी डेवलप्ड इन ईच ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ असम, और हर एक यूथ क्लब के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल, तो सब लोगों के लिए घर हो, ये भारत सरकार का भी गोल था इन देयर इंटरिम बजट दैट दे प्रेजेंटेड दिस ईयर। तो इंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल विच इज गोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, उसी लाइन में असम सरकार भी लेकर के आई है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें 1,13,000 एडिशनल घर बनाए जाएंगे। 1,13,000 एडिशनल घर बनाए जाएंगे और उसमें असिस्टेंस दिया जाएगा 1,30,000 रुपए का पर हाउस बिल्डिंग के लिए। उसमें से 10% जो घर होंगे, यानी कि 13,000 जो घर होंगे, दैट विल बी गिवन टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज फ्रॉम टी गार्डन कम्युनिटी। तो इस तरीके के 1,30,000 घर बनाए जाएंगे, और 1,30,000 घर जो बनेंगे उनमें से सारे बेनिफिशियरीज को 1,30,000 रुपए ग्रांट के तौर पे दिए जाएंगे ताकि वो अपना घर बना सके। 1,30,000 में से 10% यानी कि 13,000 जो घर होंगे दे विल बी अवॉर्डेड टू मेंबर्स फ्रॉम टी गार्डन कम्युनिटी, और अगला जो 13,000 घर होगा 10% ऑफ द ओवरऑल बेनिफिशियरी दैट विल बी अलॉटेड टू द poorest of the poor beneficiaries as per socio-economic caste census। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज इन लाइन विद द यूनियन गवर्नमेंट्स गोल ऑफ ensuring हाउस फॉर ऑल इन नेक्स्ट 5 years। मुख्यमंत्री संग्रहालय म्यूजियम, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक मुख्यमंत्री म्यूजियम बनाया जाएगा जिसमें हमारे अभी तक के जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करते हुए आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे। So this is all with respect to the Assam budget। आने वाले कुछ दिनों में असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में कुछ और भी चीज़ें आएंगी असम बजट से संबंधित, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। पर जितना हमने कर लिया दैट इज़ आई बिलीव इनफ फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। एक फैक्ट याद रखिएगा, ज्ञान धारा इनिशिएटिव लिया गया है, बजट के दौरान अनाउंस किया गया, विच विल फोकस ऑन इंटीग्रेटिंग वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, वीआर टेक्नोलॉजी। हम लोग देख चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में वीआर क्या होता है, फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग अमंग्स द स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।